जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल का अनाउंसमेंट हो चुका है, फॉर्म भरा रहा है, साथ ही साथ दरोगा का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। फॉर्म भराना स्टार्ट 5 तारीख से हो जाएगा। अब हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट भी चैनल पे लेके आ रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद है और आग्रह है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा रेगुलरली प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। साथ ही साथ देखिए, हमारा बिहार एसएससी का जीएस जीके का बैच, ठीक है, और बिहार दरोगा का दोनों का ही जीएस जीके का बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 10 तारीख से। अगर आप लोग चाहें उसमें इनरोल हो सकते हैं। जस्ट 399 इसका फी रखा गया है, ठीक है। चलिए बिना देरी के हम लोग फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट है, और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगाएंगे। इसमें जीएस जीके के जितने 75 सवाल हैं जीएस जीके और साइंस के, वो हम लोग इसमें डील करेंगे, ठीक है। आप लोग का जो भी कमेंट रहे, कमेंट करके अपने राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो चले, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके आपके लिए मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, ठीक है। तो चलिए एक बारी मैं इसको आपके लिए करता हूँ जूम। ओके, चलिए। तो यहाँ पे वेट अ सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इसे कर लिया है जूम, और यहाँ पे हमारा आ जाता है सवाल, ठीक है, परफेक्ट। देखिएगा पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया था, ठीक है। किसने ये काम किया था? देखिए, ये काम किया था 16वीं शताब्दी में, यानी 16th सेंचुरी में शेर शाह सूरी ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है, शेर शाह सूरी नहीं करा था। और इसने जो 178 ग्रेन का, कितना, 178 ग्रेन का इसने चांदी का सिक्का जारी किया था, ध्यान रखिएगा। और 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का चलवाया था, ठीक है। अब एक बात हम लोग करते हैं कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था इसके बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस बुक के राइटर हैं शिव खेड़ा। ए हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओके, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को यूनेस्को विरासत स्थल और मंदिर डैश राज्य में स्थित है? यूनेस्को विरासत स्थल और मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? अगर इसकी हम लोग बात कर लें कि किस राज्य में है ये, तो ध्यान रखिएगा ये है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु में जो ये मंदिर है, अगर इसकी हम बात करें, महाबलीपुरम मंदिर है, जिसका यूनेस्को में जो इसका लिस्टिंग हुआ था 1984 में हुआ था। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है ये बताना है। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। भारत की संचित निधि, लोकलेखा निधि और काश्मीर निधि, यही 3 वो निधियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5 नंबर में क्या बोल रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसको किया जाता है? तो देखिएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिफाइनरी को, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। माफी चाहूंगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इनमें से कौन प्रमुख नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, देखिएगा, कृष्णा रिवर हो जाएगा। कौन सा? कृष्णा रिवर हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, नर्मदा है, मैंने कृष्णा बोल दिया, नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा जो है वो पूर्व की ओर नहीं बहती है, ये पश्चिम दिशा में बहती है। नंबर 7 देखिएगा, नई लोकसभा निर्वाचित होने के बाद, यानी उपरांत, वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, अगर हम बात कर ले, देखिएगा, लेमडक वर्ड का इस्तेमाल होता है नई जो लोकसभा सत्र निर्वाचित होती है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 देखिएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे है, कहां पे स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटका में आपको मिलेगा। कहां पे? कर्नाटका में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कर्नाटका के मैसूर में नागरहोल है। नंबर 9 देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश शासन के अंदर कौन थे?
देखिए वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 1772 से लेके, है ना, और वॉरेन हेस्टिंग कार्यकाल 1772 से स्टार्ट हुआ था और 84-85 तक जो है 1784-85 तक ये चला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? देखिए वो है आर्टिकल 61। इंपीचमेंट इन्हीं के द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा ही लग सकता है। अब इंपीचमेंट का भी एक रूल है, राष्ट्रपति साहब के ऊपर सिर्फ एक ही ग्राउंड बेसिस पे इंपीचमेंट लगाया जा सकता है, अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया होगा, दैट्स इट। और किसी भी ग्राउंड बेसिस पे इन पे इंपीचमेंट नहीं लगाया जा सकता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति साहब पे महाभियोग चलता है, उसी तरह सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उनके ऊपर भी महाभियोग चलता है। इन दोनों जने के ऊपर महाभियोग चलता है, ध्यान रखिएगा। उसी के द्वारा इन दोनों को इनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 11, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज के रिलेशन में बात हो रही है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिएगा क्या बोल रहा है आपके सामने यहाँ पे, 73वां संविधान अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, ये गड़बड़ है। ठीक है ना, तो ये 15 अगस्त 1993 से ये प्रभावी नहीं हुआ था, 24 अप्रैल से प्रभावी हो गया था। और ईयर ठीक है, ठीक है, ईयर ठीक है, लेकिन जो डेट है वो 15 अगस्त नहीं है, 24 अप्रैल है। 73वां संविधान संशोधन इस टाइम से जो है प्रभावी हो गया था। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, देखिए, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? देखिएगा यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखिएगा, मेरा गांव मेरा गौरव, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए मेरा गांव मेरा गौरव, इस टैगलाइन के तहत इस योजना को स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है हमारा 13 नंबर, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा प्रतिशत भाग यानी निकटतम पूर्ण संख्या तक, यहाँ पे आपको बताना है कितना क्षेत्रफल जो है भारत अक्वायर करता है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ठीक है, कितना प्रतिशत भाग है? तो अगर हम बात कर ले, देखिएगा भारत जो है 2% लैंड एरिया जो है अक्वायर करता है। अगर हम बात कर ले और एकदम एग्जैक्ट डाटा की बात कर लें तो 2.42% जो है लैंड पूरे दुनिया में, जितना अगर 100% लैंड है, 100% जो धरती है रहने योग्य, उसमें से 2.42% धरती भारत के पास है। सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है, इसलिए यहाँ पे निकटतम पूर्ण संख्या आपसे पूछा है, तो 2 हो जाएगा। 14 देखिएगा, टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव पुस्तक है ना, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ इसके लेखक हैं, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कैपिटल क्या है जाम्बिया की? तो जाम्बिया की कैपिटल अगर हम लोग बात कर लें, देखिए जाम्बिया की जो कैपिटल है वो है लुसाका। राइट, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिक्स है, ऐसा नहीं कि लगातार सिर्फ जीएस का ही सवाल आपको इस सेट में रहेंगे। तो अभी आपने देखा होगा हमने 16 नंबर सवाल तक किया है, उसके बाद सीधा 42 पे आ गए हैं, क्योंकि बीच में फिर मैथ और रीजनिंग के सवाल है, और 42 से फिर जीके जीएस का हमारा सवाल स्टार्ट होता है, तो हम लोग 42 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यहाँ पे हमारा साइंस का सवाल आता है, ऊंचों भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का जो प्रकाश है, तो ये लाल वर्ण का प्रकाश क्या है ये पूछा रहा है आपसे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, तो ये धुएं और कोहरे में, अगर जब धुआं और कोहरा का स्थिति रहता है ठंड में, उस समय में क्या होता है, न्यूनतम इसका प्रकीर्णन होता है, यानी कि न्यूनतम स्कैटरिंग होता है, यानी कि बहुत दूर से भी कोहरा हो धुआं हो वो विजिबल रहता है दूसरा कलर के अपेक्षा, इसीलिए लाल कलर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नंबर 43 देखते हैं, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम पर सुझाया गया है? पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, कौन सा सुझाया गया है? देखिए करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर की गति। ठीक है, ए हमारा 43 का करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता को कौन निरूपित करता है? पढ़िए, वोल्टता को कौन निरूपित करता है? देखिए, वोल्टता की अगर हम बात कर लें, इसको निरूपित करता है किया गया कार्य बट्टा विद्युत धारा गुने समय। यही वोल्टता को जो है निरूपित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 45 देखते हैं। गुण सूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? वैसे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु जो है वो मिसिंग है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, करेक्ट जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक। अगला सवाल देखते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां पे होता है? ठीक है, कहां पे मैक्सिमम अपवर्तन आपको देखने मिलेगा? देखिएगा, मैक्सिमम अपवर्तन की अगर हम लोग बात कर लें, ये आपको कहां मिलेगा? तो स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर जो है मैक्सिमम अपवर्तन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, नंबर 48 देखते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ठीक है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? यहां पे आप देख लीजिए, ऑप्शंस हैं आपके। तो देखिएगा, लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है वो होती है डायोप्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायोप्टर लेंस की शक्ति का इकाई होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील जो विद्युत आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है? देखिए, गतिशील विद्युत आवेश की बात कर लें, ये देखिए दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर ले, चुंबकीय तीव्रता जो है एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाओ। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? एल्केन को इनमें से कौन दर्शाता है? ठीक है, एल्केन को इनमें से कौन दर्शाता है? देखिए, करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा अगर हम बात कर ले एल्केन की, तो हो जाएगा -C। ठीक है, तो ये एल्केन को दर्शाता है। 51 देखिएगा, यहां से अब हिस्ट्री के सवाल स्टार्ट होते हैं, फिर आगे 10 सवाल आपको फिर से साइंस के दिखेंगे आखिरी में, है ना। चलिए, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, अच्छा कन्नौज है, मैंने कौन सा पढ़ लिया, माफ करिएगा। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस देख लीजिए, ईयर पूरा दिया गया आपके सामने। तो ये लड़ा गया था, देखिए 1540 में। ठीक है ना, 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से हुमायूं फिर से 1555 ईस्वी से मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर को पराजित किया था और दिल्ली गद्दी पे आगे आके बैठा था। 52 देखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई, 17 दिसंबर, 14 दिसंबर, 27 सितंबर। तो भैया ये कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये 14 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 53 देखिएगा, क्या बोल रहा है आपसे। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास कोई भी भूमि सीमा नहीं है। और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप लोग हाईलाइट करके रखिएगा। तो दुनिया का एकमात्र समुद्र जिसके पास अपनी कोई भूमि सीमा नहीं है वो है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर जो है इसके पास कोई भी भूमि सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? देखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नंबर 55 देखिएगा, क्या बोल रहा है आपसे 55 में, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे का जो विस्तृत घास का मैदान है इसको किस नाम से जाना जाता है? भैया ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पैम्पाज। क्या बोलते हैं हम लोग? पैम्पाज बोलते हैं। तो हमारा 55 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है, सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात कर ले वो है, देखिए ब्राजील में। कहां पे है? ब्राजील में है। ब्राजील का जो जनसंख्या घनत्व है देखिएगा 25.006 है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और कोलंबिया की जनसंख्या घनत्व 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बहुत कम है, लैटिन अमेरिका में ब्राजील का सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 57 देखिएगा, 1857 तक, ठीक है, 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राट का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कौन सा था, यहां पे देखिए ऑप्शन, ठीक है, कौन सा था। अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो भैया ध्यान रखिएगा ये अपना हो जाएगा लाल किला, ठीक है। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, यानी कि लाल किला रह चुका था। 58 देखिएगा, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं, ठीक है भैया ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59 देखिएगा, इजराइल की मुद्रा क्या है, इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है, इजराइल की मुद्रा क्या है, देखिएगा करेक्ट जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इजराइल की मुद्रा का, वो है भैया देखिए सेकल, ठीक है, नई सेकल, न्यू सेकल इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कपास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ है। भारत में कपास के कुल क्षेत्रफल का 17% एरिया पे ही केवल छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और बाकी जो मध्यम रेशे वाली और बड़े रेशे वाली जो कपास है, मध्यम रेशे वाली 44% एरिया पे होता है और 39% एरिया पे बड़े रेशे वाली कपास का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है 61 में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो इसके मुख्यालय की बात कर लें, देखिए भैया ये है कहाँ पे, कोलकाता में है, राइट। 62 नंबर देखिएगा, 62 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, राजस्थान से संबंधित कौन सी नृत्य शैली नहीं है। ओके, तो देखिए लावनी जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, लावनी महाराष्ट्र का जो है एक काफी फेमस नृत्य शैली है, ध्यान रखिएगा। बाकी कालबेलिया, गणगौर, घूमर ये सारे के सारे राजस्थान से रिलेटेड हैं। 63 देखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बात करें, देखिए ये यूपी से संबंधित है, ठीक है, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए भाई, आ जाइए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, दर्शन की संख्या प्रणाली का स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। देखिएगा भैया, इसका श्रेय दिया जाता है कपिल को, ठीक है, कपिल मुनि जो थे उन्हीं को सांख्य दर्शन, है ना, इसके प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में वर्ड्स का हेरफेर कर दिया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष। उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी, और लॉन्गेस्ट सर्विंग ये थे उस समय अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखिएगा। 66 देखिएगा, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। सिद्धांत शिरोमणि जो ये बुक है ये भैया किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य में स्थित है। पंजाब हिमालय जो है वो किस नदी के बीच में स्टैब्लिश्ड है। तो पंजाब हिमालय ध्यान रखिएगा सिंधु और सतलज रिवर के बीच में ये आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 68 देखिएगा। 68 नंबर में आपसे क्या बोल रहा है, 19वां एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है ना। अभी रिसेंट देखो एशियन गेम्स अभी चल रहा है और एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स इसमें डाल दिया है। एशियन गेम्स अभी चल रहा है, अभी टोटल भारत ने 55 मेडल्स जीत लिया है, जिसमें से केवल शूटिंग के अंदर में 24 मेडल भारत जीत चुका है, केवल शूटिंग के अंदर में। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है कि केवल शूटिंग में एशियन गेम्स में भारत ने 24 मेडल जीते, यानी कि जितना मेडल भारत जीता उसमें से अप्रोक्सीमेटली 45% मेडल केवल शूटिंग में भारत जीता है। और अभी रिसेंटली ही इंडिया ने जो है अभी देखिए जो पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, ठीक है, एशियन गेम्स में ये आपसे पूछ रहा है। तो अभी इंडिया ने रिसेंटली ही ध्यान रखिएगा स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है ना। ध्यान रखिएगा किसको हरा के, ये इंपॉर्टेंट सवाल है,
श्रीलंका को हरा के। ठीक है, 69 नंबर देखिएगा, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिले में होता है? ठीक है, किस जिले में होता है सोन नदी का प्रवेश? भैया ये होता है रोहतास में। बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, सोन नदी का प्रवेश बिहार में रोहतास जिले से होता है। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो एमपी में है, अमरकंटक वहीं से होता है। 70 देखिएगा, बिहार में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? ओवरऑल रामसर साइट की अगर हम लोग अभी बात करेंगे, बिहार में कितना है और पूरे भारत में कहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट है, इसकी बात करेंगे। देखिए बिहार में कुल रामसर साइट की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है ना, तो बिहार में कुल रामसर साइट की अगर हम बात कर ले तो भैया एक रामसर साइट है। ठीक है, बिहार में सिर्फ एक रामसर साइट है, बेगूसराय जिला का कांवर झील है, वही रामसर साइट में ऐड है। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय जिला में ये है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75 है। 75 रामसर साइट्स भारत में है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा रामसर साइट की अगर हम बात कर लें वो आपको यूपी में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 71 नंबर देखिएगा। 71 नंबर, डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, 72 देखिएगा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। कितने से अधिक नहीं हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा 15% से अधिक नहीं हो सकती है। क्लियर? और ये 15% से अधिक की अगर हम लोग बात कर लें, ये 91वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी में ये डिसाइड हुआ था। कब हुआ था? ये 2003 में हुआ था, 91वां संविधान संशोधन, उसी के द्वारा ये रूल आ गया। 73 देखिएगा, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सिकंदर का कौन सेनापति पराजित हुआ था? तो भैया ये हुआ था सेल्यूकस निकेटर हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया था कौन? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। नंबर 34 देखिएगा, भारतीय संविधान का 15वां भाग यानी पार्ट 15 निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? ठीक है, किससे ये संबंधित है ये आपको बताना है। भैया इसका संबंध है निर्वाचन से, यानी कि इलेक्शन से, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? भारत की किस दिशा में कोरोमंडल का मैदान जो है स्थित है? तो देखिए साउथ में स्थित है। 76 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? ठीक है, दुमहल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दुमहल की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो दुमहल जो है देखिए जम्मू कश्मीर का काफी फेमस लोक नृत्य है, बी करेक्ट हो जाएगा। 77 देखिएगा, क्या बोल रहा है 77 में कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? ठीक है, प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया, ये केंद्रित किया गया था देखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में, राइट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो ये आया था 1962 में, ध्यान रखिएगा। 78 देखिएगा, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने % रिजर्वेशन का, कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, अभी रिसेंटली ये पास हुआ है, तो देखिएगा 33% रिजर्वेशन फीमेल्स को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलिए आ जाइए, हाँ जी, चलिए 79 में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सुमेलित है? कौन सा युग्म यहाँ पे सही है? तो देखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, एकदम ठीक है। 80 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज सूची में शामिल मामला है? ठीक है, कौन सा इसमें शामिल मामला है ये आपको बताना है। देखिएगा बाजार और मेला जो है ना, बाजार और मेला भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ये राज सूची में शामिल मामला है, तो 80 का सी यहाँ पे एकदम ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2003 माफ कीजिएगा 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब, ठीक है, तो ये जीता है देखिएगा इंडिया ने, राइट, ध्यान रखिएगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
भारत ने साउथ कोरिया को हराया था। किसको? तो साउथ कोरिया को भारत ने हराया था। साउथ कोरिया को कितने अंतर से भारत ने हराया, ये भी पूछ सकता है। तो साउथ कोरिया को 2-1 के अंतर से भारत ने हराया। 82 देखिएगा, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? तो बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी रहा था, है ना, और काफी ज्यादा इसके ऊपर हो हल्ला भी कांग्रेस मचाई थी। गीता प्रेस, आपने पढ़ा होगा, गीता प्रेस ने गांधी शांति पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि मिलने वाली थी उसको उन्होंने डिनाई कर दिया था। कांग्रेस ने बोला कि भाई ये गीता प्रेस को क्यों दिया जा रहा है, काफी इस पे हो हल्ला हुआ था, काफी हाईलाइटेड करंट अफेयर है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 83 देखिए, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपनी तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया है? ठीक है, किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया बेसिकली? तो देखिए LVM-3M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य, है ना, क्या था आदर्श वाक्य? तो 2020 टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य की बात अगर हम लोग कर लें तो ये था यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक है, 85 देखिएगा, 85 में क्या बोल रहा है आपसे? महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस, ठीक है, प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए महिला उद्यमिता दिवस हर साल अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है ना, 19 नवंबर को हर साल महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम्स के आसपास यानी 32 ग्राम होता है। ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये क्रम हो जाता है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हमारा ये हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 38 नंबर, 138 नंबर, मतलब कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है? मतलब आप रनिंग जॉगिंग करते हैं और सडनली आपको ये फील होता है कि आपका जो मसल्स है वो काफी कड़क हो गया, स्टिफ हो गया, अब आपसे दौड़ा भी नहीं जा रहा है, और इवन कभी जिम आप कर लेते होंगे, उसके बाद जो उसका दर्द होता है, मतलब इधर लगाओ आह, उधर लगाओ आह, मतलब जहां हाथ लगाओ दर्द होता है, तो किस वजह से होता है? कौन सा अम्ल उसमें इकट्ठा हो जाता है जिस वजह से दर्द होता है? तो वो होता है देखिए लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से होता है। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 139, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? ठीक है, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए तो भैया ये होता है, अगर हम बात कर लें 0.00 mHg हो जाएगा, 139 का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, पढ़िए यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए अधातुएं अनायन बनाती हैं, ये गलत है। ठीक है, तो जो तत्व धातु की भांति व्यवहार नहीं करता है अधातु कहलाता है, और अधातु को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए जो है ये धनायन नहीं होती हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? एक्टिनाइड श्रेणी में, ठीक है ना, तो एक्टिनाइड श्रेणी की बात कर ले तो देखिए टीएम जो है इसका सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं नंबर 142 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। सही स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, देखिएगा सही स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा डी वाला, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 3 सही हैं, 2 यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला आपसे बोल रहा है ठोस CO2 को सूखी वर्ब के रूप में जाना जाता है, ठीक बात है, और तीसरा बोल रहा है ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है, ये भी ठीक है। CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाता है, नहीं, सीधे तरल रूप में नहीं बदलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 143 देखिएगा क्या बोल रहा है। 143 बोल रहा है NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? ठीक है, किसके परिवर्तन होने की आशा नहीं करेंगे? तो अपवर्तनांक की आशा नहीं करेंगे, राइट। 144 देखिएगा, लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस
उपसंघ का सदस्य है? ठीक है, लाइकोपोडियम ट्राइकोफाइटिया के किस उपसंघ का सदस्य है? ये देखिए लाइकोप्सिडा का सदस्य है, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 145 दमा क्या है? दमा मानव शरीर के, ओके, दमा मानव शरीर के डैश का विकार है, ठीक है, किस तंत्र का विकार है बेसिकली ये बताना है दमा। तो दमा जो है देखिए श्वसन तंत्र का है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये विकार है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दमा के वजह से होता क्या है, सांस लेने में काफी कठिनाई होती है, सांस प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता, हमारे लंग्स सही से काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है? कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा और साथ ही साथ यहां पे हमारा हो जाएगा भेड़िया, घास, सांप और बाघ। तो 146 का हमारा सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 147 देखिएगा, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत स्टेटमेंट बताना है एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में जो गलत स्टेटमेंट की बात कर ले, ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये कथन गलत है। एंटीबायोटिक औषधि कुछ निश्चित जीवाणुओं के मॉडल्स, फंजाई या बैक्टीरिया आदि से बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 148, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों में स्थानांतरित होता है तो रोग क्या है? ठीक है, ये रोग क्या है ये आपको बताना है। देखिएगा रोग जो है लिंग सहलग्न अप्रभावी हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट होगा। 149 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट वंस अगेन आपको बोल रहा है चुनने के लिए, पढ़िए यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे है, हरे पौधे अपना भोजन कार्बन यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये एकदम गलत है। हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्लोरोफिल के द्वारा, तो हमारा बी सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 150, HIV का इलाज नहीं होने पे डैश हो सकता है? अगर किसी मानव को, किसी व्यक्ति को HIV हो जाता है, उसका इलाज वो नहीं करवाता है, तो उसको क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस, प्लेग, एड्स, कैंसर, तो भैया उसको हो सकता है एड्स, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। तो दोस्तों आज हमने सेट 1 देखा द प्लेटफॉर्म से बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के लिए। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।